नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम कर रहे थे प्लेटफॉर्म जो पब्लिकेशन रुक्मिणी का है, प्लेटफॉर्म का सेट जो बिहार एसएससी का निकाला है उसमें से बिहार के एसएससी का जो है इंटर लेवल का है उसका सेट कर रहे थे ना। और इसमें 10 सेट कर चुके हैं, है ना। और आज करेंगे 11वां सेट नंबर 11। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, जो पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, मेरे डिस्कशन को एक बार कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप सुनिए ज़रूर, है ना। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो शौक से गाली दे के जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम सह लेंगे। लेकिन हाँ, 5 से 8 क्वेश्चन ज़रूर सुनिए आप, क्योंकि बिना 1 मिनट में आप पता थोड़ी लगा सकते हैं कि कैसे हम करवाते हैं डिस्कशन। है ना। चलिए, अच्छा, बीच में कभी कभी हो सकता है खांसी हो जाए, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है इसलिए, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं फर्स्ट। अच्छा, सेट नंबर 11 है, ये सेट नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया। देखिए, ये बात कब की कर रहा है, 1948 की बात कर रहा है ना। मतलब कि जब हम लोग आज़ाद हो चुके थे लेकिन संविधान अभी तक बना नहीं था, लागू नहीं हुआ था, 1948 की बात कर रहा है ना। तो 1948 में, इससे पहले अच्छा, पहले तो इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर होगा इटावा तथा गोरखपुर। यूपी में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इटावा और गोरखपुर, है ना। क्या हो गया भाई? हाँ, इटावा और गोरखपुर, इटावा एंड गोरखपुर, यहाँ पे लागू किया गया था प्रायोगिक कार्यक्रम। ठीक है, इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं, कहीं ना कहीं सेट पे आया हो जरूर, कि भारत में जो है ना सामुदायिक वितरण प्रणाली, जिसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक वितरण प्रणाली, ये शुरू किया गया है भारत में अभी तक 2 बार। और जो पहली बार लागू शुरू किया गया था ना, ये किया गया था 1947 ईस्वी में, है ना। और दूसरी बार प्रभावी रूप से लागू किया गया था 1997 में, 97 में। तो पहली बार शुरू देख रहे हैं कब हुआ, 1947 में, है ना। देखो, इसमें क्या हो रहा है, सामुदायिक वितरण प्रणाली। जब हम लोग आज़ाद हो गए ना, ब्रिटिश लोग हम लोग को छोड़कर चल गया, तो बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत क्या, लगभग 80% क्षेत्र के लोगों के पास जो है खाने के लिए धन नहीं, तो मतलब ना तो पैसा था ना तो अनाज था। तो इसी को पूर्ति करने के लिए सरकार, जब उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो उस समय चलाए थे योजना सामुदायिक वितरण प्रणाली, है ना। मतलब कि लोगों तक अनाज पहुंचाने की योजना थी ये सामुदायिक वितरण प्रणाली, है ना। लेकिन ये सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाया। जो ऊपर के लोग थे, उच्च वर्गीय क्रम के लोग थे, उसी के पास रह गया था, है ना। इसी की टेस्टिंग के लिए, इसी की जांच के लिए चलाया गया था ये ही आपको प्रायोगिक योजना, जो 1948 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी सही से सफल नहीं हो पाया था। जो बोले थे कि चलाया था क्या, प्रायोगिक योजना, कब, 1948 में। इस दोनों में सार में शुरू किया गया था पहली बार, है ना। ये भी सही से शुरू नहीं हुआ, तो इसी को बढ़ाने के लिए 1952 से आपको हरार में रखना, 1952 में शुरू किया गया था क्या, आपका ये जो आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बढ़िया क्वेश्चन इससे बनता है ना। यहाँ पे दिखेगा नहीं, आपको यहाँ पे लिख लेते हैं। 1952 में शुरू किया गया क्या, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो 1952 में, है ना। इसीलिए शुरू किया गया था ये, कि सारे लोगों को भोजन कम से कम भोजन तो मिल ही पाए भारत के लोगों को, है ना। और ये बहुत बड़ा जो है योजना था सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे भारत में। लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, इसलिए कि उच्च क्रम के जो लोग थे वो यही खा रहे थे, नीचे के लोगों को पहुंच ही नहीं पा रहा था अनाज, है ना। तो इसी की पुष्टि करने के लिए सरकार जो है एक बनाया प्लान, है ना, कमेटी समिति बोल सकते हैं, है ना। और समिति से कहा गया कि आप ऐसा कोई रास्ता ढूंढिए जिससे हम निम्न मतलब गांव-गांव तक लोगों को खाना पहुंचा सके, राशन पहुंचा सके, है ना। और इसी के लिए शुरू किया गया था, जो शुरू किया गया था
ये प्लान, जिसका नाम था क्या, कमेटी से बोल सकते हैं आप, है ना, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1957 ईस्वी में। 52 के बाद 5 वर्ष के बाद 57 में शुरू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति 57 में गठन किया गया था इसका, है ना। और 1959 ईस्वी में अपना ये रिपोर्ट दिया था, ये रिपोर्ट दिया था। और रिपोर्ट में क्या बोला था? रिपोर्ट में कम से कम मुख्य बात जो याद आपको रखना है कि भारत में जो है ना पंचायती राज लागू किया जाए। सबसे पहला सिफारिश यही किए थे बलवंत राय मेहता समिति, क्या? पंचायती राज लागू किया जाए। ठीक है। और इसमें एक सवाल और बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति कैसी पंचायत राज की व्याख्या किए थे? तो ये बोले थे त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बोले थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज, है ना। त्रिस्तरीय समझते हैं ना, मतलब कि गांव में त्रिस्तरीय कौन कौन होता है? एक जिला पंचायत, दूसरा ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। इस तरह से ग्रामीण में होता है, ठीक है। उसी तरह से शहरी क्षेत्र में एक होता है नगर पालिका, एक होता है निगम नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका, नगर निगम, है ना। तो इस तरह से त्रिस्तरीय, शहरी क्षेत्र में अलग और ग्रामीण क्षेत्र में अलग, लेकिन तीनों त्रिस्तरीय ही होता है, ठीक है। यहाँ से ये बात रखना है। और इसी 59 के रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पहली बार नागौर जिला राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। जो आप पढ़ते हैं कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो नागौर राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और इसी में 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था दूसरी बार पंचवर्षीय योजना। महबूबनगर जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर लागू किया गया था। दोनों बात यहाँ से अच्छे से रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी कुछ समस्याएं होने लगी त्रिस्तरीय में, है ना। तो इसी के बाद जो शुरू किया गया था 1900, यहाँ से आते हैं यहाँ पे 1977 ईस्वी में शुरू किया गया एक और समिति गठन किया गया, उसको बोलते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है ना, याद रखना, ये जो है द्विस्तरीय पंचायत की व्याख्या किए थे, द्विस्तरीय पंचायत की व्याख्या किए थे, है ना। ये आपका देखना है। इसके अलावे 1985 में PVK राव समिति, है ना। PVK राव समिति का शुरुआत किया गया था कब? 85 में। और जस्ट 86 में शुरू किया गया था सिंधवी समिति या LM सिंधवी समिति, 86 में किया गया था। और यहीं से रखना 88 में किया गया था थुंगन समिति की स्थापना। तो कितना समिति बोला गया? बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा हो गया अशोक मेहता समिति 77 में, 85 में PVK राव समिति, 86 में सिंधवी समिति या LM सिंधवी रहेगा, 88 में थुंगन समिति, 88 में एक समिति और आया था उप थुंगन समिति, है ना। तो ये सारे समिति जो बना हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। सारे का सारा क्या है? पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित बातें कही गई है, ठीक है। इसके अलावे यहाँ से आपको ये बात रखना है कि 24 अप्रैल, क्या रखना है? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था क्या? देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ है, 73वां संविधान संशोधन हुआ है कब? 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन हुआ है कब? 1992 ईस्वी में। और इसी 1992 ईस्वी के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया संविधान में, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया संविधान में। और इसी 11वीं अनुसूची में पंचायत राज के पंचायत के गठन का व्याख्या है, पंचायत के गठन का व्याख्या है 11वीं अनुसूची में, है ना। और ये लागू हुआ था कब? ये लागू संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। यहाँ सवाल कई बार बना हुआ है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी कारण यही, हाँ, पंचायती राज, है ना, इसी कारण 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। याद रखना है इस बात को अच्छे से, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, ठीक है। और यहीं से थोड़ा सा एक बात और हम जोड़ें तो यहाँ पे है एक 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, ये बोले थे क्या? 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो है आपका नगर पालिका या नगर निकाय या शहरी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है 12वीं अनुसूची में, जो जोड़ा गया है। ये 73वां था ना, उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। ये सभी बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारे भारत में पंचायत का वर्णन मिलता है, ठीक है।
अगर बोले आपको पंचायत के बारे में और बताते हैं, तो पंचायत का गठन कहाँ पे किया, अगर बोले कि पंचायत का गठन कहाँ पे है, रहेगा ऑप्शन आपको, ये देखिए सारे के सारे ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा कि हमको क्या करना है आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन रहेगा पंचायत का गठन कहाँ पे है, तो आर्टिकल 40 में भी है एक अनुसूची जो नीति निर्देशक तत्व में पड़ता है, अनुच्छेद 40 में भी पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है। एक रहेगा पंचायत का गठन कहाँ पे किया गया, तो एक है 243 243 में भी पंचायत का वर्णन किया गया है। 243 के ABCD 15 तक है ना। तो ये सारे किया गया वहाँ पे व्याख्या। तो 243 भी याद रखना है, 40 याद रखना है, 73 में याद रखना है, सारे बातें याद रखनी है आपको। हर सारे जितना समिति बताए हैं सबका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है कितना है। तो बिहार का जो लिंगानुपात है 11 के अनुसार वो 918 है। 918 लिंगानुपात समझते हैं ना, जिसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, मतलब कि 1000 मेल पर फीमेल की संख्या, 1000 मेल पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को बोलते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। जो बिहार में कितना है 918 है, मतलब हाँ 918 है, मतलब क्या कि 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 918 है। अगर यही पूछता भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 943 है, 943। यही पूछे सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, सबसे अधिक है केरल का, 1024 के आसपास है। 1024 के आसपास केरल का सबसे अधिक। सबसे कम पूछेगा तो हरियाणा का है, है ना, कितना है 877, है ना। कभी अगर आपको एक स्टेटमेंट याद होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, है ना। और बिहार के उस समय, मतलब कि आज के नहीं, आज से कम 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात, उस समय उप मुख्यमंत्री थे बिहार के सुशील कुमार मोदी। तो यही सुशील कुमार मोदी जाके हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो दोनों बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी के नेता है, यही बोल दिए थे हरियाणा में जाके कि बिहार वहाँ चूँकि लड़की कम है ना, है, तो इसलिए बोला गया था, क्या बोले थे यही सुशील कुमार मोदी कि कोई बात नहीं है, हरियाणा में हम बिहार से लड़की ला के देंगे, है ना। तो इस बात में बहुत सारा मुद्दा चला था, बवाल हुआ था कि यार बिहार से लड़की ला देगा, तुम्हारा कितना बेटी है यार, इस तरह से बहुत सारी बातें कही गई थी। तो इस तरह से चलिए और अब कोर्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है, मतलब संस्कृति और शिक्षा का वर्णन कहाँ पे है। तो देखिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो है आपको आर्टिकल 29 और 30, मतलब अनुच्छेद, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, अनुच्छेद 29 और 30 में। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है हम बताते हैं आपको। अनुच्छेद 29 में जो है ना वो है कि अल्पसंख्यक लोग, है ना, अल्पसंख्यक जो लोग मुस्लिम को बोल देते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मतलब कि जिसकी जनसंख्या कम है वो होता है। अल्पसंख्यक लोग अपनी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं, ये उसका अधिकार है। अनुच्छेद 29 के 1 और अनुच्छेद 29 के 2 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, जाति, मूल धर्म आदि के आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश होने से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 29 के 2 में कहा गया है ना। इसी का लाभ उठाते हुए वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है, जिसको भू बोलते हैं, है ना, BHU, भू में जो है कहा गया था संस्कृत पढ़ाने के लिए मुस्लिम टीचर आ गए थे, जिसका विरोध किया था लोग, है ना, बहुत तरह के मामले आए थे, है ना, लेकिन उसको यही अनुच्छेद बचा दिया था। वो वहाँ पे टीचर बने और अभी भी साथ बने हुए हैं कि नहीं, तो बात की बात है, लेकिन यही आर्टिकल वहाँ बचा दिया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 29 के 2 में क्या कहा गया है, यही कहा गया है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश होने से रोका नहीं जा सकता है, मतलब प्रवेश ले सकता है वो, है ना। तो ये दोनों बात याद रखनी है। और यहीं पे है आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, कोई भी संस्थान बना सकता है। सीधे सीधा रखना अनुच्छेद 30। तो ये दोनों क्या है, शिक्षा से संस्कृति और शिक्षा का बात किया गया अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। 28 में है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान की स्थापना कर सकता है, धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, धार्मिक संस्थान, है ना। आपको पता है 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहाँ पे, 25 से 30 में। तो 28 में यही है, धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकता है। जैसे आप करते हैं ना, आप सुनते होंगे कि फलाना दुर्गा पूजा समिति, फलाना छठ पूजा समिति, तो ये क्या है, समिति जो बना रहे हैं आप, क्या है, यही अधिकार देता है आपको आर्टिकल 28 कि आप किसी भी धर्म के संस्थान की स्थापना, धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है।
और 31 में तो हो गया वही आपका क्या है, 31 में है आपको क्या, ये संपत्ति का अधिकार, जिसको अब पहले था मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, अब कर दिया गया है 300 के 1 में डाल के कर दिया गया है उसको कानूनी अधिकार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कमला की सहायक नदियां है, कमला की सहायक नदी कौन कौन है। तो इसमें जो है ऑप्शन ना है सोनी, डोरी, बलान, ये सभी नदियां जो है कमला की सहायक नदियां है, ठीक है, सब है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सूखाग्रस्त क्षेत्र मतलब क्या समझते हैं, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है, उसको बोलते हैं क्या, सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो देखो ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहाँ तो पानी रहबे करेगा, अरे नदी का भाग है तो पानी तो रहबे करेगा ना। अच्छा वहाँ पे वर्षा भी होता है बहुत, है ना, तो ये तो नहीं होगा। महानदी डेल्टा है, यहाँ भी वर्षा होती है, उड़ीसा में जो होता है वहाँ भी वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट मतलब सबसे निचला तट जहाँ पे कन्याकुमारी है ना, तो वहाँ भी वर्षा होती है ना। वर्षा कहाँ पे नहीं होगी, आड़िया लगाते हैं आप, देखिए हम आपको आड़िया लगवाते हैं कि वर्षा कहाँ नहीं होगी। अच्छा यहीं से एक सवाल बनता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है ना, यहीं से सवाल बनता है। तो सबसे कम वर्षा क्यों होती है ये आपको जानना है और जानना चाहिए अच्छे से कि अगर वर्षा कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है। देखिए भारत की जो स्थिति है कुछ इस तरह से है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, उसके बाद यहाँ पे आके कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे आके ऐसे 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 है, कुछ इस तरह से है मान लो, है ना। और यहाँ पे पता है आपको कि यहाँ से इस वाले पूरे भाग में क्या है, पश्चिमी घाट है ना, और यहाँ पे कुछ कुछ छोड़ के है क्या, पूर्वी घाट, यह है पश्चिमी घाट। यहाँ पे छोड़ा हुआ इसलिए है कि जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकली है वो जाके गिरा है किसमें, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, तो इसमें जाके गिरा है, तो इसलिए जहाँ तहाँ कट गया है, लेकिन ये भी पूरा पहाड़ी ही है ना। अच्छा कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पे है, गारो खासी जयंती जो यहाँ से आके फंसता है, कीप क्या रचना करता है, गारो खासी जयंती जो अधिक वर्षा कराती है मेघालय मानेसराम में, है ना। और यहाँ पे आते हैं हिमालय पर्वत यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका। तो हिमालय जो है जिससे जितना भी हवाएं आती है भारत में, मानसूनी वर्षा, मानसूनी हवा ऐसे प्रवेश करता है, और एक करता है प्रवेश इधर से, ऐसे इधर से। तो यहाँ जो प्रवेश कर रहा है हवा, जो हम हिमालय बहुत ऊंचा है तो उसे टकरा के फिर इधर लौट जाता है, उधर पास नहीं हो पाता है। और पार अगर बहुत कम होगा भी, समझो कि 8 किलोमीटर से अधिक है वो हिमालय के पर्वत की ऊंचाई, और उससे ऊपर से जाएगा हवा तो बहुत कम उसमें नमी रह पाता है, तो बहुत कम वर्षा हो पाती है। तो हिमालय के जस्ट पिछले साइड में, जैसे हिमालय ऐसे ऊंचा हुआ है, तो इसके इस साइड में, पिछले साइड में जो है लेह पड़ता है, लेह जम्मू कश्मीर जो लेह है ना वहाँ पड़ता है, तो उस साइड में पड़ता है लेह, इसलिए बहुत कम वर्षा होती है, याद रखिएगा। भारत का सबसे कम वर्षा क्षेत्र कहाँ पे होता है, लेह में सबसे कम होता है, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे होता है क्या, इस क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है आपको क्या, थार रेगिस्तान, है ना। तो थार रेगिस्तान में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए कि यहाँ पे जो हवा आती है ना, तो राजस्थान में एक पर्वत है अरावली पर्वत, ऐसे है, अरावली पर्वत का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। तो जब अथी आता है ना, ये मानसूनी हवा जब आती है तो हवा को पर्वत रोक नहीं पाता है, तो रोकेगा नहीं तो कंडेंस कैसे होगा, कंडेंसन नहीं होगा, जमेगा कैसे, फिर वर्षा कैसे होगी। हवा जो मानसूनी आ रहा है उसको रुकना बहुत जरूरी है, रुकेगा तभी तो वहाँ पे कंडेंसन होकर वर्षा होगी। तो रुकता ही नहीं है हवा, सीधे वहाँ पे पहुँच जाता है, तो यहाँ पर रुका ही नहीं वर्षा, तो इसलिए कारण जो है बहुत कम हवा कम वर्षा हो पाता है। इधर को जो आता है यहाँ से आकर ऐसे लौटता है तो भी पार हो जाता है, ये भी रुकता नहीं है। तो इस कारण से थारे बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन सबसे कम बोलेगा तो लेह में होता है, सबसे अधिक बोलेगा तो यहाँ पे मेघालय मानेसराम में होता है। यहाँ क्या आके सब हवा फंस जाता है, कीप क्या रचना करता है, गारो खासी जयंती पहाड़ी, इसलिए, ठीक है। तो अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉयल सीमा हो जाएगा। रॉयल सीमा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। देखिए यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ का क्षेत्र ये है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, है ना। तो पहाड़ी के जस्ट इस वाले भाग में, इस वाले भाग को, जो पहाड़ी के इस वाले भाग को कहते हैं क्या, रॉयल सीमा। इधर तो वर्षा होगा, यहाँ जैसे हवा आएगा तो यहाँ तो वर्षा होगा, तटीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं। अच्छा आंध्र प्रदेश को जो तटीय क्षेत्र है उसको बोलते हैं सरकार तट, याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, सरकार तट, है ना। तो यहाँ तो वर्षा होगी, लेकिन जस्ट पहाड़ के इस साइड में जिसको बोलते हैं रॉयल सीमा, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, याद रखिएगा, इसलिए इसको कहते हैं क्या, सूखाग्रस्त क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किस कहा जाता है। तो आर्थिक उदारीकरण को सबको पता होगा, मनमोहन सिंह जी को बोला जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक, है ना। क्योंकि लाए थे ये क्या योजना क्या लाए थे, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण,
है ना। तो याद रखिएगा कब 1991। अच्छा ये हम पढ़ रहे थे एक आर्टिकल BBC का, BBC हिंदी का, है ना। तो उसका आर्टिकल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें कुछ बढ़िया बढ़िया लेख लिखता है उसमें। कभी मौका मिले तो जाकर पढ़िएगा जरूर, BBC हिंदी सब टाइप करिएगा गूगल पे, वो बढ़िया बढ़िया वहाँ पे रिसर्च मिलेगा BBC का। ऐसे जनरली फालतू नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बात बकवास बहुत करता है। इसका BBC का पढ़ते हैं हम जनरली। तो इसमें लिखा हुआ था ना एक आर्टिकल में कि मनमोहन सिंह जी जो यहाँ पर माना जाता है, इसका जनक माना जाता है ना आर्थिक उदारीकरण के, तो ये उसमें वित्त मंत्री थे, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव थे। तो ये जो लाया गया है योजना उदारीकरण वैश्वीकरण वाला, ये मुख्य जो सुझाव दिए थे वो नरसिम्हा राव का सुझाव था, है ना। ये तो वित्त मंत्री थे तो उसमें प्रकट किए थे, लाए थे, अपने बजट में बोले थे ये सब बात, है ना। लेकिन इसको माना गया मनमोहन सिंह को, लेकिन इसके पीछे का जो मेन हाथ लाने का था वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का था, है ना। लेकिन कोई नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। जो मेन बात है वो याद रखना है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक कौन है, तो मनमोहन सिंह को ही करना है, ठीक है। चलिए एम.एस. स्वामीनाथन क्या हो गया, भारत में लाए थे ये क्या हरित क्रांति जनक माना जाता भारत के, है ना। और विमल जलान बहुत उस समय के बहुत बड़ा अथी था, बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन और अर्थशास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो हुआ है किस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत। 1947 में आया था माउंटबेटन योजना, उसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। देखिए शुरू आते हैं यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ना क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में, 1942 इसमें आया है क्या क्रिप्स मिशन, है ना। और याद रखना ये असफल हो गया था। इसका कारण यही था कि क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान के मांग को मतलब सही साबित कराया जा रहा था, मतलब कि पाकिस्तान बने। लेकिन भारत के उस समय जो गिने चुने लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल साहब, ये सब साहब, JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम, है ना, ये सब लोगों का मानना था कि नहीं पाकिस्तान नहीं बनेगा, पूरा भारत एक ही रहेगा, अखंड भारत जिसको बोलते हैं अभी आप लोग, है ना। तो वो लोग नहीं मान रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, है ना। और इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया था, असफल हो गया था। कौन, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, है ना। इसके बाद आया था बेबल योजना, उस समय आया था, है ना। भारत के जो वायसराय थे कौन थे, बेबल, लॉर्ड बेबल। तो बेबल आया था अपना योजना, है ना। कब आया था, 1945 ईस्वी में, ठीक है, 1945 ईस्वी में। और इसी योजना पर बात करने के लिए शिमला सम्मेलन किया गया था 1945 ईस्वी में ही, जिसे महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से और मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इसके अलावा 21 गो नेता लोग और थे जिससे बात किया गया था। तो इसमें भी वही मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। महात्मा गांधी बोले थे नहीं पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, एक ही देश में रहिए, सब सही से रहेगा, है ना। तो ये भी फेल हो गया था, बेबल योजना भी फेल हो गया था जो 45 में आया था, है ना। और तब आया क्रिप्स मिशन, सॉरी क्रिप्स नहीं, तब आया क्या आपका ये कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में, है ना। और जब लोग नहीं माना, मानते मानते, अच्छा उसी समय बहुत भयंकर मारकाट हुआ था पश्चिम बंगाल में, और पूरे देश में मतलब कि हिंदू मुस्लिम के प्रति बहुत लड़ाई हो गया था। लोग कहता है ना, ऐसा हम कभी आर्टिकल में पढ़े हैं कहीं पे, कि ऐसा स्थिति हो गया था कि मुस्लिम के गली में हिंदू का लाश मिल रहा था, ऐसे ही गिद्ध खा रहा है, कुत्ता नोच रहा है, पूरा ऐसे ही कलकत्ता की हालत था, है ना। और हिंदू के गली में मुस्लिम का लाश मिल रहा था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई उठाने वाला नहीं था, इतना ऐसा हालत हो गया था। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन बने हैं। अच्छा ये लहर जो है हिंदू मुस्लिम का मारकाट का पूरे देश में फैल रहा था, धीरे धीरे बंगाल से शुरू होकर के, पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के पूरे देश में फैल रहा था, है ना। तो लोगों को जब महात्मा गांधी वगैरह जो बड़े नेता थे, शिखर के नेता थे, उन लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गया कि अब नहीं मानने वाला है लोग, मुस्लिम लोग, तब जो है उसका विभाजन करना पड़ा लास्ट में। फिर भी लोग मान गए बेबस होकर कि क्या करें, चलो भाई पाकिस्तान को अलग कर दो, क्या मारकाट होगा, है ना। तो कुछ लोग जिसको अज्ञानता होती है, जो लोग नहीं जानता है, वो सीधे सीधे बोलता है कि पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, बुड़बक था महात्मा गांधी, पटेल, नेहरू जी बुड़बक थे, पटेल जी बुड़बक थे। अरे भाई बुड़बक कोई नहीं था, उस समय की स्थितियाँ ही ऐसी थी कि उनको मानना पड़ा। चाहते तो कोई नहीं थे कि पाकिस्तान बने, एक राष्ट्र का 2 राष्ट्र बने, है ना। लेकिन कोई नहीं, अज्ञानता के कारण आप लोग जो भी मतलब अगर सुन रहे हैं तो कुछ भी बिना पढ़े, सही जानकारी लिए कुछ भी मत बोलते रहिए कि हाँ ये हो गया था, ये हो गया था, कुछ भी मत बोलते रहिए। सही से पढ़िए, सही जानकारी पढ़िए, सही हिस्ट्री पढ़िए, तभी मतलब रीजनेबल बात करना है ना। पढ़ा ऐसा मतलब थोड़ी होता है कि पढ़ा लिखा स्टूडेंट है कुछ भी बोल रहा है लॉजिक,
इरेशनल बात बोल रहा है ना, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी में जो है ये आया था क्या, माउंट बैटन योजना लाया गया था, जिसके तहत बोला गया था कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। तो लास्ट में मान लिया गया था, फिर क्या करते, कोई उपाय था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। देखो भाई, यहाँ पे अफीम से सवाल हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे। वहाँ सवाल अगर अभी नहीं बना है तो या तो सेंट्रल एसएससी में या तो किसी भी एग्जाम में जरूर बनेगा। अगर थोड़ा सा भी टफ किया एग्जाम सिलेबस तो क्या बनेगा, देखो हम बोलते हैं। अच्छा, इसका पहले आंसर कर देते हैं। इसका आंसर जगह फूल। अफीम पौधा किस भाग से बनाया जाता है, तो फूल से बनता है ना। देखिए भाई, ड्रग्स जो है मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 नहीं होते हैं, हम बोल रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख के बता देंगे तो आपको याद रहेगा। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सीधे एनसीईआरटी में लिखा हुआ बात है जो हम आपको बताते हैं। ड्रग्स जो होता है ना 3 प्रकार के होता है। अब कौन कौन होता है, देखो, एक होता है ओपियोइड, एक हो गया आपका ओपियोइड, इसको बोलते हैं क्या, एक होता है कैनेबिनॉइड, एक होता है क्या, कैनेबिनॉइड, है ना, और एक होता है एल्केलॉइड। तो इस 3 टाइप के ड्रग्स होते हैं ना, ओपियोइड, कैनेबिनॉइड और एल्केलॉइड। अब तीनों की बात विशेषता क्या क्या है, यहीं पे थोड़ा सा जल्दी हम कर लेते हैं। जो ओपियोइड है ना, जो ओपियोइड है वो किसी ना किसी पौधे से निकलता है, प्लांट का ये उत्पाद है, प्लांट का प्रोडक्ट है। ये किस पौधे से निकलता है, तो आप देखना अफीम जो आप ये बोल रहे हैं ना, अफीम, इसी से निकाला जाता है ओपियोइड। अफीम को और क्या बोलते हैं, तो पॉपी भी बोलते हैं, इसी का एक साइंटिफिक नेम है सोमनीफेरस पाइपावर। इसका नाम है पाइपावर सोमनीफेरस या सोमनीफेरम, फेरस नहीं, फेरम, पाइपावर सोमनीफेरम या पॉपी या अफीम, इसी को बोलते हैं। यही प्लांट है, पौधा है ना। इसी पौधे के तना को, स्टेम को काट के बनाया जाता है, या फूल से निकलता है क्या, अफीम, है ना। इससे क्या निकलेगा, लैटेक्स निकाला जाता है। इसका फूल से क्या बनता है, लैटेक्स बनाया जाता है। और इसी लैटेक्स का निष्कर्षण करके, ध्यान से सुनिएगा, इसी लैटेक्स का निष्कर्षण करके बनाया जाता है आपको क्या, मॉर्फिन। क्या बोलते हैं, मॉर्फिन बनाया जाता है। इसी लैटेक्स का निष्कर्षण करके क्या बना, मॉर्फिन। और इसी मॉर्फिन का डायएसिटिलीकरण करके, ध्यान से सुनिए ना, डायएसिटिलीकरण करके, मॉर्फिन का डायएसिटिलीकरण करके बनाया जाता है क्या, हेरोइन बनाया जाता है। हेरोइन, जो आप गांजा हेरोइन बोलते हैं ना, हेरोइन गांजा नहीं, सिर्फ हेरोइन, वही से बनता है हेरोइन। इसी का एक और नाम है स्मैक। तो स्मैक और हेरोइन किससे बनता है, इसी अफीम बोलते हैं, पॉपी बोलते हैं, पाइपावर सोमनीफेरम बोलते हैं। इसे निकालता लैटेक्स, क्या कहते हैं, निष्कर्षण से बनता है क्या, मॉर्फिन। मॉर्फिन का करते हैं क्या, डायएसिटिलीकरण, उससे बनता है क्या, हेरोइन और स्मैक, है ना। ये करता क्या है, कैसे काम करता है, ये शरीर को क्या करता है, धीमा कर देता है। सीधे जितना भी एनसीईआरटी में बात लिखा हुआ है सब हम एनसीईआरटी बात बोल रहे हैं, एक ही बात अपने मन से नहीं बोल रहे, इसलिए सबको पता रखना है अच्छे से, है ना। क्या करता है, शरीर को धीमा कर देता है, शरीर को सुस्त कर देता है ना। कोई पिएगा पूरा झूमते रहेगा, कुछ करेगा नहीं, वो एकदम शिथिल कर देता है शरीर को, है ना। ये काम है किसका, ओपियोइड टाइप का, ये हर सारे ड्रग्स है। ओपियोइड को इसको बोलते हैं, मतलब कि हीरोइन हो गया, स्मैक हो गया, किसके अंतर्गत आएगा, ओपियोइड के अंतर्गत। हाँ, अगला सवाल अगर पूछेगा तो ये भी पूछ देगा कि हेरोइन जो है किस टाइप का ड्रग्स है, 3 दे देगा ऑप्शन, तो क्या करना है आपको, ओपियोइड। ठीक है, दूसरा है कैनेबिनॉइड। दूसरा क्या है, कैनेबिनॉइड। कभी आप नाम सुने होंगे भांग का, भांग का जरूर सुने होंगे। तो जो भांग का पौधा होता है ना, उसी से बनता है कैनेबिनॉइड टाइप का ड्रग्स बनता है ना। भांग को बोला जाता है कैनेबिस सटाइवा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है,
कैनेबिस सैटाइवा। कैनेबिस सैटाइवा इसका जो है साइंटिफिक नेम है भांग का, है ना। और भांग से क्या क्या मिलता है, तो भांग से मिलता है क्या, गांजा। अच्छा, भांग के पत्ती भी यूज करते हैं, तना भी यूज करते हैं, और इसका फूल फल सब सारे यूज में होता है ना। भांग से क्या बनेगा, गांजा बनेगा, चरस बनेगा, हशीश बनेगा, कैजुराइना, कैजुराइना, ये सारे बनता है किससे, सारे क्या है, ड्रग्स है। गांजा, चरस, हशीश, कैजुराइना, ये सब किससे बनता है, भांग के पौधा से ही सब बनता है। ठीक है, तो ये सारी बातें रखना है। अच्छा, यहाँ सब बढ़िया सवाल क्या बनेगा, बढ़िया सवाल ये बनेगा कि किसको प्रभावित करता है ये। अब देखिएगा, ये प्रभावित करता है कार्डियो वैस्क्यूलर सिस्टम को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा, कार्डियो वैस्क्यूलर सिस्टम को प्रभावित करता है, मतलब कि हृदय में जो रक्त जाता है ना, उसके वाहन को तंत्र को प्रभावित करता है ये कैनेबिनोइड, है ना। तो यहाँ से ये सवाल बढ़िया बनता है। और एक हो गया एल्केलॉइड, है ना। कभी नाम सुने होंगे आप कोका का, कोका सुने होंगे, कोकीन सुने होंगे, है ना। तो कोका या कोकीन किसका टाइप है, एल्केलॉइड का टाइप है, कोका या कोकीन, है ना। याद रखिएगा, ये जो है ना कोका या कोकीन जो है क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को ही खत्म कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर समझते हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे मान लो कि ये एक क्या है, कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, है ना। तंत्रिका कोशिका से यहाँ से निकलता है क्या, आप कभी पढ़े होंगे इस तरह से स्ट्रक्चर, ये तंत्रिका कोशिका यहाँ से निकलता है क्या, कुछ हार्मोन्स निकलता है जो अगले सेल्स में भेजता है तंत्रिका कोशिका में। तो यहाँ जो द्रव निकलता है ना, जो सेंसेशन लेके जाता है ना, जो संवेदना लेके जाता है, उसी को बोलते, उसी हार्मोन को, उसी द्रव को बोलते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो सेंसेशन आगे जाएगा ही नहीं, है ना। और क्या करेगा, यहीं पर रुक जाएगा, कहीं पे जहाँ पे था वहीं पर रुक जाएगा, और लगेगा कि एकाएक पूरा बलवान हो गए हैं, मतलब कि ऊर्जा में वृद्धि लग जाएगा, है ना। ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखना है अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भूकंप होने से क्या होता है। भूकंप होने से क्या होता है, भूकंप होने से क्या होगा, दर्द होगा। ऑप्शन नंबर बी में है, दर्द हो जाएगा, है ना। भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप में दो थियरी है, आपको रखना दोनों, है ना। एगो है रबर रिबाउंड थ्योरी, एक है कौन, रबर रिबाउंड थ्योरी, है ना। अब देखिएगा, रबर रिबाउंड थ्योरी का मतलब ये होता है कि जमीन, धरती का जो निचला प्लेट है, जहाँ पे बोलते हैं कि आग है, सिर्फ मैग्मा लावा है ना, वहाँ की जो प्लेट है ना, रबर के समान जो है उछलनीय, मतलब उछल वाला है, वो उछलता है ना, कि उसमें कोई दबाव पड़ेगा ना, कोई प्लेट उस पर आके टकराया या गिरा तो, है ना, उस तरह से जंप करेगा, उसको बोलते हैं रबर रिबाउंड थियरी, है ना। और दूसरा जो सबसे फेमस है वो है कौन, आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, है ना। मतलब कि आपस में दो प्लेटें टकराती है तो वहाँ पे क्या होता है, दरार होता है, या मतलब कि फिर धरती डोलता है, भूकंप आता है ना। तो ये दोनों थ्योरी है ना। भूकंप को अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप का स्टडी क्या हो गया, सिस्मोलॉजी। भूकंप का किससे मापते हैं, तो रिक्टर स्केल से, मर्केली स्केल से, है ना, दोनों याद रखिएगा, है ना। रिक्टर स्केल से भी मापते हैं, मर्केली स्केल से भी मापते हैं, दोनों स्केल से मापते हैं। भूकंप में 3 तरंग निकलता है, कौन कौन तरंग, एक होता है पी, एक होता है एस और एक होता है एल। पी तरंग सबसे खतरनाक होता है, ये ध्वनि तरंग के सापेक्ष माना गया, ध्वनि तरंग के समान माना गया है। और पी तरंग का अगर पूछ जाए कैसा तरंग होता है, तो याद रखिएगा, पी तरंग जो होता है अनुधारी तरंग होता है। दूसरी तरफ है एस तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है और प्रकाश का जैसा होता है ना। और दूसरा जो होता है एल तरंग, ये सबसे लोअर क्लास का होता है, सबसे कम तेजी से चलता है, सबसे अधिक तेजी से कौन, पी वाला, है ना। पी वाला किसमें चलेगा, ठोस और तरल के सतह पर। एस तरंग किस पे चलेगा, सिर्फ ठोस में, है ना, याद रखिएगा। और एस तरंग, एल तरंग जो है सिर्फ गैस में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और क्या बोल रहे थे, हाँ, भूकंप जिस बिंदु पर होता है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, और जहाँ पृथ्वी, जैसे मान लो यहाँ पे हुआ धरती के नीचे में, और धरती के ऊपर जस्ट कोई भाग होगा ना, तो उसको बोलते हैं एपी सेंटर, अधिक केंद्र, है ना। तो धरती का जो उपला बिंदु है ना, वहाँ पे हो जाएगा क्या, एपी सेंटर। और जहाँ से भूकंप हुआ है उसको बोलते हैं फोकस। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, फोकस ये सब हो गया, एपी सेंटर हो गया, है ना, ये सब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि दोस्त
मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखो ये जो ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। ये तीनों के बीच जो है संधि हुआ था, त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में, और 39 में इसका मृत्यु हो गया था महाराजा रंजीत सिंह के। महाराजा रंजीत सिंह से सवाल एक बहुत बढ़िया फेमस बनता है कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर का संधि हुआ था किसके किसके बीच? तो चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच, है ना। तो आपको ये सब याद रखना है ना, याद रखना है ना। अच्छा, रंजीत सिंह किस थी से बिलोंग करते थे? तो सिख संप्रदाय से, है ना। अगर पूछ ले कि सिख और आंग्ल, मतलब कि आंग्ल सिख युद्ध कब कब हुआ है, याद रखिएगा। एक हुआ है 1846 में, है ना। कब हुआ था? 1846 से 48 में। दूसरा हुआ है 1849 में, 1849 में, है ना। और 1849 ईस्वी के तहत ही 1849 में क्या खत्म हो गया, है ना। और उसी के तहत जो है चलाया था उस समय क्या 1848 से रहा था 56 तक कौन? डलहौजी लाया था क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसी मतलब कि हड़प सिद्धांत, उसी के तहत जो है इसका महाराजा रंजीत सिंह का क्षेत्र जो है मिला लिया था अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य में ठीक है। प्रथम आंग्ल ब्रिटिश क्या बोल रहे हैं, प्रथम आंग्ल मतलब कि ब्रिटिश और ये सिख युद्ध जो हुआ था, है ना, उसमें 2 संधि हुआ था, याद रखिएगा। एक लाहौर संधि और एक भैरववाल का संधि। लाहौर का संधि 46 में और भैरववाल का संधि भी 1946 में हुआ था। दोनों संधि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा जो युद्ध हुआ था आंग्ल सिख युद्ध, कब? 1849, हाँ 1849 ईस्वी में। यहाँ से बहुत बढ़िया सवाल बना हुआ है कि चिलियान वाला युद्ध किसके संबंधित है, कौन लड़ा है, ये याद रखिएगा। तो चिलियान वाला युद्ध जो है ना, लड़ा है यही शेर सिंह, है ना। और लड़ा है कौन? वही अंग्रेज का सेनापति सैनिक था गफ नाम से जरूर सुनेंगे, चार्ल्स गफ या गफ, है ना। तो ही शेर खान और गफ के बीच हुआ था चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में, और वहाँ पे ख़त्म हो गया था, है ना। और यही महाराज गफ थी, शेर सिंह कौन थे? यही आपको भी सुने होंगे, खड़ग सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, है ना। तो यही महाराजा रंजीत सिंह के अगला मतलब वंशज थे, अगला शासक था। सबसे अंतिम था यही कौन? दिलीप सिंह, है ना। और उसके सब पहले था कौन? यही शेर सिंह जो लड़ाई किया था चिलियन वाला युद्ध, ठीक है। तो ये सारी बात ध्यान से याद रखना है। अच्छा, ये कौन था? शाह शुजा अवध का शासक नहीं था ये। शाह शुजा ये अहमद शाह अब्दाली का बेटा था, अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था शाह शुजा, ठीक है, जो बंगाल में उस समय अधिक शासन कर रहा था, ठीक है। आपको याद होगा 1761 ईस्वी का पानीपत का युद्ध, पानीपत का 1761 ईस्वी का युद्ध, है ना। किसके बीच हुआ था? यही किसके बीच? यही अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था, और किसके बीच? तो मराठा के जो बालाजी बाजीराव थे, जिसको बोलते हैं नाना साहब, उसके बीच हुआ था, जिसमें नाना साहब की हार हो गई थी, वहाँ पे मौत भी हो गया था, है ना। और वहीं से उसका मराठा समाज का पतन शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, मठ, चैत्य और स्तूप जो संबंधित है बौद्ध धर्म का, है ना। बौद्ध धर्म के जैसे हम लोग हिंदू में बोलते हैं मंदिर, तो वो लोग बोलता है मठ, मंदिर को बोलते हैं क्या? मठ। चैत्य बोलता है पूजा स्थल को बोलता है चैत्य, है ना। और जहाँ पे जैसे मठ क्या हो गया, यहाँ पर स्तूप क्या हो गया? जैसे बुद्ध भगवान का कोई अवशेष, बुद्ध भगवान पूजा करता है, तो बुद्ध भगवान का कोई भी अवशेष है, कपड़ा हो गया, दांत हो गया, कोई भी उसका अवशेष है, तो उसको जो है ना एक गुम्बद के आकार के स्ट्रक्चर में बंद कर देता है और उसी की पूजा करता है, उसको बोलते हैं स्तूप। ये किसका है? बौद्ध धर्म का। अगर बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो अच्छा, अगला क्वेश्चन भी ये हुई है क्वेश्चन नंबर 12 में कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किया गया था वैशाली में, है ना। भिक्षुणी संघ कहाँ पे स्थापना? तो वैशाली में, है ना। सबसे अधिक कहाँ पे दिया था ज्ञान? तो ये दिया था कहाँ पे? सबसे अधिक बोलेगा तो बोलना ये श्रावस्ती में, है ना। कौशल राज्य के श्रावस्ती में, है ना। सबसे पहले कहाँ पे? तो सारनाथ में, है ना। कहाँ पे? सारनाथ में, है ना। और जन्म कहाँ पे था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में। मरे कहाँ पे? तो देवरिया उत्तर यूपी में। कब मरे थे? तो 483 में। जन्म थे कब? 563 में, है ना। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में निरंजना नदी जिसको भी बोलते हैं फल्गु नदी, है ना। याद रखिएगा। पीपल ब्रिज के किनारे, पीपल ब्रिज के
नीचे, है ना। अच्छा, वही याद रखना कि पीपल वृक्ष को जो बोधि जिसको बोलते हैं आप बोधि वृक्ष, उसको कटवा दिया था कौन? कटवा दिया था यही शशांक जो है शैव भगवान, शैव को माना था, शैव को मतलब शिव भगवान को, बंगाल के शासक था शशांक, है ना, वही कटवा दिया था बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के पेड़ को, है ना। चलिए बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है, गलत चुनना है ना। तो मुद्रा के सापेक्ष जो है, मुद्रा क्या करता है? यह मुद्रास्फीति को रोकता थोड़ी है, नहीं, गलत बात है, ये नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कि एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एलिसा किस, ये तो पूरा फेमस है, एड्स के लिए होता है ना। एलिसा एड्स के लिए होता है, एक होता है विडाल टेस्ट, डायरिया के लिए होता है ना। और ये कुछ है खास नहीं है। बाकी वही एड्स क्या होता है, किस वायरस से होता है? तो HIV से होता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछता है तो क्या होता है? AIDS, है ना। एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या होता है? AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का नाम है, किस वायरस से होता है? तो HIV से होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे होता है रोग, है ना, HIV से। HIV एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? देखो अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब पूरा का पूरा चर्चा किए हैं कि भारत में पंचायती राज शुरू किसने किया था? तो यही अभी बोल नहीं लिखा हुआ, मिटा दिया है ना। कौन शुरू किए थे? 1957 में बना था कौन कमेटी? यही बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी में देखो वही लिखा हुआ है, BR मेहता, मतलब बलवंत राय मेहता समिति, है ना। तो सबसे पहले यही दिए थे, पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिए थे सरकार को, तो इसलिए इसको बनाया जाता है क्या? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा क्या राइट आंसर, है ना। बाकी सब हम बोल दिए हैं। JVK राज्य समिति जो बना है ना, वो कब बना है? 85 में। PVK 48 में बना है, 48 में, है ना। वो राज्य बंटवारा से संबंधित था, ये JVK है, पंचायती राज बोला, है ना। LM सिंधवी बोल दिया 86 में, है ना। सारे बोल दिए हैं, आप चाहें तो रिपीट करके सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, किसका है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो साधन है ना, वह राजकोषीय नीति का, है ना। राजकोषीय नीति का साधन है घाटे की वित्त व्यवस्था, है ना। याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? निर्वासन मतलब कि वहाँ से शासन नहीं किया था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौन? हुमायूं, है ना। बाबर मर गया था 1530 ईस्वी में, ठीक है। और उसके मरने के बाद उसका बेटा था जो हुमायूं था, वो बैठा था गद्दी पर 1530 ईस्वी में, है ना। लेकिन 1539 में एक युद्ध हुआ शेरशाह सूरी के साथ, जिसको बोलते हैं चौसा का युद्ध, है ना। उसमें शेरशाह सूरी जीत गया था, है ना। और 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज का युद्ध, इसी को बोलते हैं बेलग्राम का युद्ध, शेरशाह सूरी वर्सेस ही हुमायूं ही। इसमें हुमायूं पूरी तरह से हार गया और यहाँ से भाग गया गद्दी छोड़ के, है ना। तो भाग गया तो पूरी तरह से हट गया, 40 में पूरा हट गया, है ना। और 55 में एक हुआ था युद्ध सरहिंद का युद्ध, है ना। तब तक शेरशाह सूरी मर गया था, उसका अगला बदन आ गया था, है ना। सिकंदर शाह जिसको बोलते हैं, सिकंदर शाह जो है 55 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं मतलब हराया उसको, सिकंदर शाह को, और वहाँ से अपना फिर गद्दी प्राप्त किया था। तो 40 में गया था और 55 में फिर से लौट के आ गया, तो इसको बोलते हैं 15 साल क्या रहा, हट के आया था शासन से, है ना। और इसी दौरान जो है याद रखिएगा उसके बाद जो है 53 के आसपास, 53 में, है ना, ये अटैक किए थे कहाँ पे? भाग गया था, चल गया था अफगानिस्तान साइड चल गया था, है ना। वहीं पे हमीदा बानो बेगम से शादी किया था, उसी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ कौन? अकबर, जो बहुत महान शासक हुआ था, है ना। तो वही 1955 में बनाया था, 56 में तो मर ही गया, 56 में बनाया था क्या? एक बनाया था दिनपनाह नगर, है ना। उसी के पुस्तकालय के सीढ़ी पर से गिर के मर गया था हुमायूं, ठीक है। इसमें देखिए बाबर अकबर हुमायूं की बहुत सारा कहानी, बहुत लंबा कहानी है, बाद में करेंगे थोड़ा सा भी कर लेते हैं पहले जो मेन काम है। और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा जो राजधानी था किसका? तो बहमनी का। बहमनी का स्थापना कौन किया था?
1347 ईस्वी में बहमनी, जिसको हसन गंगू पहले बोलते थे, बाद में हो गए थे बहमन शाह, है ना, वही किए थे स्थापना। और विजयनगर के कब किए थे? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, है ना। इसके समरूप किसका शासनकाल चल रहा था उधर दिल्ली में? हाँ, MBT मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। कब से? 1325 ईस्वी से 1351 तक रहा था। अब देखिएगा, है ना, तो उसी का, चूँकि वो कमज़ोर पड़ गया था, है ना, ध्यान रखिएगा, वो कमज़ोर पड़ गया था ना इसीलिए दिल्ली से राजधानी हटा करके लाया था। कहाँ पे? यहाँ पे देवगिरी, ताकि दक्षिण भारत को कंट्रोल में रख सके। दक्षिण भारत के कंट्रोल से हट रहा था। देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग राज्य बन रहा है, इसीलिए दिल्ली सरकार का राजधानी कहाँ पे लाया था? देवगिरी, जो असफल हो गया था, सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। पल्लव के राजधानी कहाँ पे था? कांचीपुरम। अच्छा, काकतीय सा रखना है, काकतीय के जो राजधानी था वो कहाँ पे था? वारंगल, है ना। काकतीय का जो प्रमुख एक राजा था, शासक था, वो कौन था? रुद्रदेव, है ना। और उसी के वंश में राजा, मतलब बेटा पैदा हुआ नहीं, बेटी पैदा हो गया। तो वही बेटी जो है रुद्रमा देवी नाम से कई वर्ष, रुद्र प्रताप नाम से कई वर्ष शासन के लड़का बन के, है ना। ये पिक्चर में दिखाया गया, कभी देखिए मौका मिलेगा तो। ये कोई साउथ का एक पिक्चर है, हम देखे हैं, है ना। तो उसमें कहानी बताता है इसी काकतीय वंश का लड़की होकर लड़का बन के शासन किया था, है ना। लेकिन बाद में असलियत पता चल गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अल-बरूनी किया है किसके राज्यकाल का? तो ये किया है महमूद गजनवी, उसी के शासनकाल में आया था। अल-बरूनी जो आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। पहला अटैक कब किया महमूद गजनवी? ये किया है 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, है ना। और अंतिम किया है आक्रमण 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में, है ना। और 25 में क्या था? कहाँ पे? 25 में क्या था अटैक? कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर पर, है ना। यही सोमनाथ मंदिर पर बहुत सारा धन लूट के जा रहा था, तो बीच में अटैक कर दिया था जाट, पंजाब के जाट लोग आक्रमण कर दिया था, है ना। और वहीं पे फिर से उसको लूटने के लिए अटैक किया था 27 में अंतिम बार। उसका वहाँ से चल गया था। मतलब कि कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था भारत भाई गजनवी। खुरासान का शासक था। अलाउद्दीन का पोता सुबुकदीन का बेटा था ये, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चौहान बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के, तो चौहान जो है चौहान वंश का राजा था ये, है ना। पृथ्वीराज चौहान जो है कब हारा था? तराइन के पहला युद्ध और दूसरा युद्ध में, पहला युद्ध में हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ। ये गजनबी है, वो गौरी था, मोहम्मद गौरी, है ना। ये महमूद गजनबी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ महमूद गजनबी, वो मोहम्मद गौरी था जो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को फर्स्ट को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान जो है इसको हरा दिया था गौरी को, लेकिन द्वितीय युद्ध में जो है तराइन के ही द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में हरा दिया था मोहम्मद गौरी चौहान को हरा दिया था, है ना। और 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध, जिसमें जचंद को हरा दिया था मोहम्मद गौरी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो ये दिया था आपको कौन? औरंगजेब, है ना। औरंगजेब जो है अपने शीश महल में जाके इसको चुनवा दिया था इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। और जहांगीर जो है मरवा दिया था किसको? सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, है ना। काहे? तो क्योंकि उसका बेटा जो था खुसरो शाह, बगावत कर दिया था बापे से, मतलब कि जहांगीर से ही, और उसको सपोर्ट कर दिया था कौन? यही अर्जुन देव, इसलिए उसको मरवा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है कि टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो ये हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 ईस्वी में, उसमें जो है टीपू सुल्तान के मृत्यु हो गया था। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा कहानी। देखो, 1761 ईस्वी में नंद वंश को हरा करके, नंदराज को, 1761 ईस्वी में नंदराज को हरा, जो हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू शासक माना जाता है वो नंदराज, है ना। आधा का क्वेश्चन। 1761 ईस्वी में नंदराज को हरा करके क्या किया गया? मैसूर पर शासन किया कौन? ये हैदर अली शासन किया, हैदर अली शासन किया। और बहुत मतलब खूनखार और बहुत बढ़िया सेना तैयार कर लिए थे। इतना बड़ा कि समझिए कि 1764 ईस्वी में, 1764 में 4 स्टेट, 4 मतलब क्षेत्र, सेदा, हेजकोट, नंदीदुर्ग और गुंडीवंडा, ये चारों क्षेत्र को जीत लिया था 1764 में।
और 1768 ईस्वी में जीत लिया था कौन, बलाम क्षेत्र, बलाम, है ना। इतना अधिक जल्दी जीता था क्षेत्र को, इससे क्या हो गया, अंग्रेज भयभीत हो गया, है ना, अंग्रेज डर गया। और अंग्रेज क्या किया, हैदराबाद का निजाम और मराठा साम्राज्य के जो शासक था उसको क्या किया, मिला लिया अपने में, और सब मिलकर मतलब हैदराबाद के निजाम, अंग्रेज और मराठा तीनों मिलकर अटैक कर दिया किस पे, हैदर अली पे। कब, 1767 से 69, 2 वर्ष, मतलब 1767 से 69, इसको बोलते हैं क्या, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1767 से 69, है ना, जिसमें से हैदर अली अकेले था और बाकी इधर हैदराबाद का निजाम हो गया, मराठा हो गया और अंग्रेज तीनों मिलकर अटैक कर दिया था। अंग्रेज बहुत होशियार था, सब मिलकर अटैक कर दिया था डर से, है ना। लेकिन समझो अभी 3 गो था तब वो हार गया था, फिर भी हार गया था। ये जो बोल रहे हैं कि 68 में जीता है बलाम क्षेत्र, इसी युद्ध में ही जीत गया था, है ना। लेकिन अंग्रेज होशियार, जब हारने लग गया ना तो संधि कर लिया, है ना। तो आप देखिएगा पहला जो संधि हुआ है आंग्ल मैसूर युद्ध का, वो हुआ है मद्रास संधि के तहत, मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ है। क्यों, क्योंकि ना अभी जो लड़ाई पहुँच गया था मद्रास, अब मद्रास में इसका कोठी है अंग्रेज का था, है ना। तो मद्रास अगर जीत जाता तो अंग्रेज को उठाने हो जाता, जैसे ही मद्रास जीतते जीतते पहुँचा, मद्रास ने संधि कर लिया। तो पहला संधि कब होगा, यही मद्रास संधि, है ना, 1700 कब, 69 में, है ना, 67 से 69। दूसरा जो अटैक किया था फिर से, जब हार गया था फिर से अटैक कर दिया कब, 1780 में, और चला था 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। इसमें 1782 ईस्वी में चला था सब 1780 से 84, लेकिन 2 वर्ष के बाद ही 1782 ईस्वी में हैदर अली को जो घाव हो गया, घाव के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका बेटा बन गया था शासक कौन, टीपू सुल्तान, हैदर अली के जगह पे टीपू सुल्तान बन गया था शासक, है ना, 1782 में। और 84 ईस्वी में क्या कर लिया, संधि कर लिया था, कहाँ पे, मंगलौर में, इसको बोलते हैं मंगलौर के संधि से 1784 ईस्वी में कर लिया था, ठीक है, आप देखिएगा। और इसके बाद ये जो है टीपू सुल्तान बहुत तेज से ग्रो करना शुरू किया, है ना। फ्रांस के एक कम्युनिटी था जिसको बोलते हैं जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब जो है सैनिक संगठन का, सैनिक मतलब सैनिक का ट्रेनिंग देता था, है ना, उसमें शामिल हो गया। ये अपने आप को, टीपू सुल्तान अपने आप को शेर ए मैसूर कहा करता था, है ना। इसके अलावा रखिएगा श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी, श्रीरंगपट्टनम में कहाँ पे राजधानी था इसका, वहाँ पे स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, है ना। याद रखिएगा, ये सब बातें आपको टिप्पू सुल्तान से बात रखनी है, ठीक है। और इसी सब के चलते जैकोबिन क्लब में शामिल होने के कारण इसी का आरोप लगा करके ब्रिटिश जो है फिर से अटैक कर दिया था टिप्पू सुल्तान पर, है ना। कब, 1790 ईस्वी में, और चला था 1790 से 92, है ना। और यहाँ पर राजधानी मतलब जो श्रीरंगपट्टनम था टिप्पू सुल्तान का, उसको भी जीतने की कोशिश मतलब कगार पे आ गया था इंग्लिश लोग, है ना। इस कारण से श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लिया था टिप्पू सुल्तान कब, 1792 ईस्वी में, है ना। और लास्ट में फिर से अटैक कर दिया था 1799 ईस्वी में, जिसमें से टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और 1700 पता है आपको, बताया है कि 1798 ईस्वी में लाया था क्या, सहायक संधि, है ना। और 1798 में लाया था कौन, पहले शामिल के किसको, हैदराबाद को, फिर मैसूर, यही मैसूर को 1799 ईस्वी में बताया था एक ट्रिक है, मैं तंग, आप ये सब ट्रिक याद रखा करिए, कई बार कर चुके हैं सब ट्रिक, है ना। जो सहायक संधि लाया गया था उसके तहत जो है कौन कौन सा राज्य और कब कब शामिल किया गया है, यहाँ से सवाल पूछ देगा ना तो जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए सबको याद रखा करिए, है ना। 1798 में लाया था क्या, सहायक संधि, कौन लाया था, वेले जली लाया था, वेले जली लाया था 1798 ईस्वी में, है ना। याद रखिएगा, याद रखना है मैं तंग, अब कम से कम याद रखना है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, 1798, 99 और ये 1801, है ना। तो इस बात रखिएगा, इसी मतलब बार विदर्भ भोसले, इस सब इसी में 1802 में 3 में सब शामिल मतलब हो गया था, किसमें, सहायक संधि के तहत ब्रिटिश क्षेत्र में, ठीक है। ये सब बात याद रखना है आपको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था। तो मौर्य काल में जो था ना, ये संबंध था आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। अगर आप बात करते हैं मौर्य वंश के, है ना, अच्छा यहाँ से एक सवाल बोलते हैं, मौर्य वंश के अवशेष पर या खंडहर पर कौन शासन किया था, रखिएगा, नंद वंश और कण्व वंश, यहाँ से सवाल बनेगा, है ना।
मौर्य वंश का अगर पूछे तो स्थापना कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किया था। उसका कौन आया था, कब किया था, तो 322 ईस्वी पूर्व में और 298 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का शासक थी कौन था प्रधानमंत्री, कौटिल्य, जिसको चंद्रगुप्त का वजीर जिसको बोलते हैं ना। यही लिखा था क्या, अर्थशास्त्र नामक बुक, कौटिल्य, इसको बोलते हैं विष्णुगुप्त, ठीक है। और इसके बाद जो 298 ईस्वी में मर गया था जब चंद्रगुप्त मौर्य, तो बाद वो 298 ईस्वी में मरा था शासक बिंदुसार 298 में, और 273 ईस्वी में वो भी मर गया। तो 273 ईस्वी में आया था कौन, यही अशोक, ईस्वी पूर्व है 273 ईस्वी पूर्व में अशोक, है ना। लेकिन वास्तविक जो गद्दी पर बैठा था अशोक 269 में, क्योंकि उधर 73 से 72, 71, 70, 69 4 वर्ष जो है अपने भाई से लड़ाई में ही निकल गया था। वास्तविक बैठा था कब, 69 में, है ना। और 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आकर अटैक किया था वो, है ना, जो पड़ता है कलिंग अटैक। तो ये सारी बातें हैं, आपका देखना है ये सब, है ना। अच्छा, मौर्यकालीन जो व्यापार होता था उससे संबंधित कुछ बात आपको जो बताना जो बहुत ज़रूरी है, आपको देखना है अच्छे से, कौन कौन सा है। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक बात आपको देखना है इसमें पौतवाध्यक्ष, मौर्य काल के बारे में तो है। पौतवाध्यक्ष बोलते थे उस समय जितना भी बाजार नियंत्रण जो करता था ना, बाजार नियंत्रण, है ना, ये बोलते हैं माप तौल का नियंत्रण, उसको बोलते थे पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। इसके बाद है समाहर्ता, समाहर्ता किसको बोलते हैं, जो कर का निर्धारण करता था कि कितना टैक्स लगेगा, उसको बोलते था समाहर्ता। टैक्स कितना था, 1/4 से 1/6 टैक्स था समाहर्ता। और एक हो गया आपका कौन वर्ड, सन्निधाता, सन्निधाता, है ना। ये जो है ना कोषाध्यक्ष का क्या करता था, कोषाध्यक्ष मतलब कितना पैसा स्टेट में आ रहा है सबका देखभाल करता था, यही कौन सन्निधाता, है ना। अच्छा, बात करते हैं इसकी मुद्रा की, तो इसके मुद्रा पर जो है ना मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र का चित्र मिलता था। और सिक्का किसका होता था, तो आहत चांदी का सिक्का होता था, आहत चांदी का सिक्का होता था। ये सारी बातें आपको देखना है ना। उस समय मौर्य काल में अगर पूछे सर्वोत्तम फसल कौन सा था, तो सर्वोत्तम फसल धान था। और निम्न फसल कौन था, जिसको बोलते हैं निकृष्टतम फसल, तो गन्ना था, है ना। ये सब जितना भी हम बात बोल रहे हैं ना, एनसीईआरटी में हाईलाइट करके लिखा हुआ बात है, और सवाल जनरली यहीं से बनता है। जो हाईलाइट हम बहुत बार देखे हुए हैं कि दरोगा में, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, और वही बात जो है हाईलाइट करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मतलब कि अभी डीप से पूछ भी नहीं रहा है, हाईलाइटेड ही पूछ रहा है ना। तो कम से कम ये सब बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। 23 नंबर कितना देरी हो गया भाई, अच्छा 1 घंटा होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटा और लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। ये वो था दिल्ली में, है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, देखो थोड़ा सा यहाँ पर नाम में थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये जो 28 में वो क्या नाम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ओ माय गॉड, क्या हो गया, पेट बढ़ गया। हाँ, क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। ये इसका काम कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में। यही रहेगा, खाली बीच निकाल दे सोशलिस्ट, यहाँ पे रहेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका स्थापना किए थे कौन, ये भगत सिंह, है ना। कब, 29 में। भगत सिंह का स्थापना किए हैं नौजवान सभा के 1926 ईस्वी में, नौजवान सभा के, है ना। और यही रहे पंजाब नौजवान सभा के, कहाँ पर स्थापना कब स्थापना किए हैं, तो 1929 ईस्वी में पंजाब नौजवान सभा के, है ना। भगत सिंह जो है तीन नारा दिए, याद रखिएगा, तीनों नाम बोलते हैं। पहला तो था इनका जिंदाबाद, सबसे फेमस। दूसरा है साम्राज्यवाद का नाश हो, और तीसरा है कि क्रांति की तलवार में धार विचारधारा के पत्थर पर रगड़ने से ही आएगी, उसका कथन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। जावा किसका है, हिंद महासागर का, है ना। प्रशांत का सबसे कौन है, अच्छा जावा कितना है, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास, है ना, 8 किलोमीटर। और सबसे गहरा बिंदु कौन है, प्रशांत महासागर में है, मेरियाना ट्रेंच, है ना, लगभग कितना 11 किलोमीटर, है ना। मेरियाना ट्रेंच हो गया, टोंगा हो गया, ये सब कहाँ पे है,
प्रशांत महासागर में। और अटलांटिक महासागर में कौन है? अटलांटिक महासागर में जाएगा आपको कौन? प्यूर्टो रिको, है ना। अच्छा, एक मिंडनाओ है, मिंडनाओ, ये भी प्रशांत महासागर का ही है ना। प्यूर्टो रिको कहाँ पर जाएगा? इसका अटलांटिक का, ठीक है। एक रोमिसो हो गया, ये भी अटलांटिक का ही है। ये सारे कहाँ क्या है? गर्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की है? ये किया है अनटू दिस लास्ट जो है जॉन रस्किन का बुक है, इसी से इन्होंने आइडिया लिया है सर्वोदय के। अगर पीछे सर्वोदय योजना किसे शुरू किया था तो किए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1950 ईस्वी में। अच्छा, महात्मा गांधी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, हमको पता है ना, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का जो पहला हिंदी, यहाँ पे देखो दैनिक हिंदी है, दैनिक हिंदी रहेगा ना तो बोलना है आपको सर्वहितैषी। दैनिक हिंदी रहेगा तो सर्वहितैषी। अगर सिर्फ बोलेगा हिंदी, बिहार का हिंदी तो उदंत मार्तंड। अगर रहेगा बिहार का इंग्लिश तो बोलना है बिहार हेराल्ड, है ना। और रहेगा बिहार का सर्वप्रथम समाचार पत्र तो बोलना है क्या? बिहार बंधु। ये सारे बात आपको रखना है, ठीक है, ये सब बोल दिए हैं। चलिए, और अब है क्वेश्चन नंबर 27 में है कि सूची का बनाना है, सूची में मेल करना है ना। चलिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ कथन और वक्ता कौन बोला है ये बोला है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी, ये कौन कहा है? लाला लाजपत राय बोले हैं। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे 1928 में, उसमें उन्होंने उनको जो है लाठी मार रहा था, तो ये बात बोले थे, है ना। उन्हें उसी में इसका मृत्यु हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर ही मिला। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है। और इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह तो अभी बोल रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद करना, बहुत सारे स्टेटमेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया है? देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें आप अगर दिमाग लगाते तो। आचार्य विनोबा भावे तो क्या बोले हैं? भूदान आंदोलन के जन्म माना जाता है। भूदान आंदोलन में इनका योगदान था 1950-51 के बाद, तो होगा नहीं। दूसरा है कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये तो जल्दी देश में रहते हैं, 40 के बाद तो इधर उधर रह गए हैं, जापान कभी, कोरिया कभी इधर उधर रह गए हैं, तो ये होगा नहीं। बाकी बच गया कौन? जवाहरलाल नेहरू, और बच गया कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से जो महात्मा गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, वो माने जाते थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, तो वही बने थे दूसरा सत्याग्रही, है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तिलक जो थे ना वो कौन थे? उग्रवादी, उग्र विचारधारा जिसको बोलते हैं उग्र, है ना। कौन कौन था रखना है? इरे लाल बाल पाल रखना है आपको, क्या ठीक से, क्या उग्र के जिसको बोलते हैं गरम दल रखना है, क्या इरे लाल बाल पाल, मतलब कि एक सारा रखना अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये था गरम दल के कौन सा हो जाएगा? वही सब, नेहरू जी, महात्मा गांधी, उसमें से ज़्यादा रखना है कौन? मुखर्जी, है ना। कौन? सुरेश चंद्र हाँ, मुखर्जी, बनर्जी, और एक कौन था? हाँ, यही दोनों था। और मुख्य से महात्मा गांधी वगैरह थे, ठीक है, शांतिवादी का, है ना, उदारवादी का बोल सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस स्वराज दल का निर्माण किया था? उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करने का उसका मूल मकसद था, इसलिए किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो है क्या है? अधिकतर क्षेत्र में जो है नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गया, हिमालय बोल रहे, गंगा हो गया, यमुना हो गया। अच्छा, सबसे चलते उत्तर प्रदेश, उत्तर में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, सिंधु है, सतलज है, ये सिंधु है, सतलज है, ब्यास है, झेलम है ना। ये सारी नदियाँ कहाँ पे? उत्तर में। तो जहाँ भी नदी रहेगा वहाँ पे जो मिट्टी रहेगी वहाँ की कैसे रहेगी? जलोढ़ मिट्टी रहेगी, क्योंकि नदी से जो मिट्टी बनता आता है क्या उसको बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी बनाया जाता है इसको, है ना।
गेहूँ और धान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी कौन है? यही जलोढ़ मिट्टी। तो ये हो जाएगा, है ना। तो यही हो जाएगा कि इसका राइट आंसर है ना। काली मिट्टी जो होता है चट्टान से टूट करके बनता है काली मिट्टी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अच्छा ये कहाँ पे काली मिट्टी दिखता है? महाराष्ट्र के निचला क्षेत्र में है सबसे अधिक काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी में कॉफ़ी होता है, कावा होता है, ये सब क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट लेखा जारी करने का अधिकार है? कई बार क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है क्या? रिट, जिसको बोलते हैं लेखा, है ना। रिट कौन होता है? रिट होता है 5 गो। अच्छा 32 के तहत करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 216 के तहत 226 226 के तहत करता है कौन? हाई कोर्ट, है ना। रिट कौन होता है? मूल रूप से 5 रिट होता है। कौन होता है? अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध और उत्प्रेषण। ये 5 गो होता है क्या आपका रिट। समझ क्या? अगर थोड़ा सा डिटेल हम करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है कि कोई भी अगर आपको डिटेन कर ले, अरेस्ट कर ले, तो आप पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से आप अथी किए हैं, है ना। उसका प्रमाण चाहिए, है ना। उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होता है अधिकार परीक्षा। अगर कोई व्यक्ति अपने जो उसका काम है उससे हट के अलग काम करते हैं तो जनता, आम पब्लिक या उसका जो अगला अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उसको सवाल पूछता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, है ना। जैसे मुखिया का जो काम है, जो काम उसको करना है उससे कोई अलग हट के काम करे, तो उसका जो अगला स्टेटमेंट है, अधिकारी है या मतलब उसके अगला जो अथी है, उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। उसको बोलते हैं क्या? अधिकार परीक्षा, ठीक है। एक होता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि कोई निम्न अधिकारी को उच्च अधिकारी काम देता है, बोलता है, तो उसको बोलता है परमादेश। एक बोलते हैं क्या? उत्प्रेषण। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का बात है ना, मतलब कोर्ट का बात है ये। मतलब कि निम्न कोर्ट से अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सा अथी किसी का न्याय नहीं हो रहा है, तो उसको ऊपरी कोर्ट में भेज सकते हैं। उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, है ना। और होता है निषेध, है ना। मतलब कि कोई अधिकारी किसी अधिकारी को काम करने के लिए मना करता है कि आप ये काम नहीं